हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है। 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा है, आपको पता होना है, चैप्टर नंबर 6 हम लोग देख रहे हैं। रोजगार, समृद्धि और अनौपचारिक मुद्दों को हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमने परिभाषा को पढ़ा कि आखिर में हाँ, हमने देखा कि कौन कौन सेक्टर ऐसे हैं जो आपका रोजगार बेसिस हैं, जो आपको रोजगार प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको रोजगार देते हैं। उनको हमने देखा, क्या उनकी हिस्सेदारी है, श्रम और रोजगार में किस प्रकार का अंतर है, कैसे हम इसको देख सकते हैं और कैसे इसको अनुभव हम लोग आपका कर सकते हैं। इन सभी चीजों पर हमने देखने का और जानने का प्रयास किया। ठीक, क्लियर है। श्रम और रोजगार क्या है, ठीक। और हमने पढ़ा है कि रोजगार क्या है, रोजगार की बहुमुखी कैसी है, अंतर्मुखी चीजें कैसी हैं। इन सबको हमने देखने का, जानने का और एक एक करके हम सारी चीजों का प्रयास किया। देखिए, श्रमिक जनसंख्या के अनुपात में जिसका प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए सूचक के रूप में किया जाता है, यह जानने में सहायक है कि जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तु और सेवा के उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहा है, गुड और सर्विसेज में कितना आपका योगदान देता है, ये हमें देखने की जरूरत है। यदि यह अनुपात अधिक है तो तात्पर्य होगा कि जनता की काम की भागीदारी अधिक होगी। यदि यह अनुपात मध्यम रहेगा तो इसका अर्थ यह है कि देश की जनसंख्या बहुत अधिक अनुपात प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में कैसे हैं, संलग्न। कैसे हैं, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न है। ठीक। और सब ये लिंग है, ये संपूर्ण, ये भारत और ये शहरी। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो संपूर्ण जो पुरुष है, जो भारत में कार्यरत जनसंख्या है, 52.1% लोग ऐसे हैं जो किसमें लगे हैं, संपूर्ण लोग कार्य में लगे हैं। 51.7 आपके ग्रामीण में है और 53% आपके लोग शहरी क्षेत्रों में आपके क्या है, कार्यरत है। ठीक। अगर वहीं आपका फीमेल की बात करें, स्त्रियों की बात करें, तो संपूर्ण यानी कि पूरे कामगार में केवल 16.5%, यानी कि 17.5 आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, 14.2 आपका शहरी क्षेत्रों में वर्किंग वुमेन। टोटल की बात करें तो आपका कितना हो गया, 34% है आपका टोटल। ठीक। और यहाँ आप देखिए, यहाँ आपका 35%, कुल मिलाकर 4% लोग आपका कार्यरत है। इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और 33.9% आपका शहरी क्षेत्रों में कार्यरत है। तो उसका डाटा है जो आपके सामने रखा गया है, कितना इसका अनुमान है, कौन किस तरीके से लगा हुआ है। ठीक। आपने जनसंख्या शब्द का अर्थ तो पिछले कक्षाओं में पढ़ लिया होगा। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में, किसी समय अवधि विशेष में व्यक्तियों की कुल जनसंख्या से है, कुल जनसंख्या के है। भारत के श्रमिक जनसंख्या का अनुपात आकलन करना चाहते हैं तो हम भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देकर उससे आपका 100 से गुणा करना है। इस प्रकार हम श्रमिक जनसंख्या अनुपात को देखेंगे। सारणी 6.1 भारत के विभिन्न आर्थिक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी को विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट कर सकते हैं। भारत में प्रत्येक 100 व्यक्तियों में से 35 व्यक्ति श्रमिक हैं, यानी कि अगर आप 100 व्यक्ति देखोगे, भारत में 35 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके श्रमिक हैं। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 34% का है, जबकि ग्रामीण भारत में यह अनुपात आपका 35% है। शहर में लोग कम हैं, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है। ऐसा अंतर क्यों है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में लोग उच्च आय के अवसर सीमित है। अरे भैया, जो हाई इनकम है ना, हाई इनकम के जो सोर्स है वो गांव में कम है। इसी कारण रोजगार बाजार में उनकी भागीदारी है। अधिकांश व्यक्ति स्कूल, महाविद्यालयों, किसी प्रशिक्षण संस्थान में नहीं जा सकते। यदि कुछ नहीं जा सकते, उनके बीच में हम छोड़कर
शक्तियों में शामिल हो जाते हैं। शहरी क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन कर सकने में सक्षम है। शहरी जन समुदाय को जनसंख्या में विविधपूर्ण अवसर सुलभ हो जाते हैं। ऐसे होते हैं जो अवसर हैं सुलभ हो जाते हैं। वे अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुरूप रोजगार की तलाश में रहते हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर में नहीं बैठ पाते क्योंकि उनकी आर्थिक दशाएं ऐसी नहीं करने देती। जो आर्थिक दशा है वो उनको ऐसा नहीं करने देती। यानी कि आदमी ना चाह कर भी उसको काम करना पड़ेगा क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हैं, बहुत सारी चीजें उसमें एक दूसरे से टचेस हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती हैं और हम उनको देख सकते हैं। हो गया। अब देखिए, शहरी और ग्रामीण दोनों ही वर्गों में पुरुष की श्रम शक्ति महिला की तुलना में अधिक। कह रहे हैं महिलाओं की तुलना में जो पुरुष है वो कार्यबल में अधिक लगे हैं। शहरी क्षेत्रों में तो पुरुष और महिलाओं की भागीदारी का अंतर केवल 15% शहरी महिलाएं ही किसी आर्थिक कार्य में व्यस्त दिखाई दे रही है, किंतु ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की रोजगार बाजार में भागीदारी 25% आती है। कितनी आती गई है? 25%। महिलाएं सामान्यता और विशेष रूप से में काम क्यों नहीं करती और करती है। यह बात देखने में आई है कि जहां कहीं भी पुरुष पर्याप्त रूप से आय अर्जित करने में सफल रहे हैं, परिवार की महिलाओं को घर से रोजगार प्राप्त करने में निरुत्सुकता देखने के लिए मिली। उनको थोड़ी कमजोरी या चीजें आपकी गिरावटी रूप में उनको देखने के लिए मिला है। ठीक, ये सारी चीज देख लिया। हमने पहले भी कहा है कि महिलाओं द्वारा दी जाने वाली घरेलू गतिविधियों को आर्थिक या उत्पादन में नहीं माना जाता। कि जो महिलाएं काम करती हैं हम उनको प्रोडक्शन में या आर्थिक चीजों में उनको काउंट नहीं करते। कार्य या रोजगार की है देश में महिला वर्ग के श्रम बल में भागीदारी नहीं, जो श्रम बल है उसमें भागी। इसीलिए देश में महिला श्रमिकों की संख्या कम आंका जाता है। अब जब उनकी काउंटिंग ही नहीं होती आप उनको कम तो आंकोगे ही। जरा सोचकर देखिए, घर के भीतर और खेतों में महिलाएं ऐसे काम करती हैं जिसका उन्हें कोई भुगतान नहीं किया। ये बात बिल्कुल सच है। महिला घरों में कितना काम करे, खेतों में कितना काम करे, लेकिन उनको उनकी पेमेंट नहीं दी जाती क्योंकि वे परिवार तथा खेतों में रखरखाव निश्चित रूप से योगदान देती हैं। और क्या आपको नहीं लगता कि उनकी संख्या भी महिला श्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए? कह रहे कि महिलाओं को भी अब आपका श्रमिक रूप में शामिल किया जाना चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताइए, जो महिला इतना काम करती हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनको जीडीपी में ऐड करें? जो महिला घरों में काम करती हैं, खेतों में काम करती हैं, बच्चे पालती हैं, हार्ड प्रोडक्शन करती हैं, जॉब भी करती हैं, छोटे मोटे चीजों में भी संलग्न है, क्या उसको हम आर्थिक गतिविधि के अंदर उनको ऐड ऑन करना चाहिए कि नहीं? बताइए बच्चों। अब कुछ लोग कैसे हैं? स्वनियोजित हैं। स्वनियोजित मतलब जो खुद से कुछ ना कुछ करते हैं, जिनको हम एंड। अब देखिए, क्या श्रमिक करें स्वनियोजित और भाड़े के श्रमिक। स्वनियोजित श्रमिक जनसंख्या अनुपात समाज के श्रमिक और कार्य की दशाओं के विषय में बहुत कुछ जानकारी देती है। समाज है उसमें जो लेबर है, काम है, उसकी बहुत कुछ आपकी जानकारी है तो हमको एक यदि कुछ उद्यम में श्रमिक के स्तर तथा पाद की जानकारी मिल सके तो निश्चित ही देश में रोजगार की गुणवत्ता आयामों की जानकारी प्राप्त कर सकना होगा। देखेंगे क्या स्थिति है, क्या जानकारी है, कि हम यह भी जान सकेंगे कि श्रमिक अपने काम में कितना लगाव है और अपने कर्मियों तथा उद्यमों के प्रति उसके अधिकार क्या है, क्योंकि कितने लोग लगे हुए हैं, कितना उसका उद्यमी प्रकार है, इन सब चीजों को देखते हैं। आइए निर्माण उद्योग के 3 कर्मियों की तुलना करें। एक सीमेंट की दुकान का स्वामी, दूसरा एक कौन है? सीमेंट की दुकान का स्वामी, दूसरा क्या है? एक निर्माण मजदूर और तीसरा निर्माण करने वाली एक कंपनी का सिविल इंजीनियर।
तो एक कौन है, ध्यान दीजिए, हम तुलना कर रहे हैं। एक है दुकान का स्वामी, सीमेंट की दुकान का, एक है जो आपका विनिर्माण में काम कर रहा है मजदूर, और एक है इंजीनियर। इन तीनों का आपस में कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे इनका कंपैरिजन। इन तीनों के पद और प्रतिष्ठा में अंतर है। ये अंतर तो है, एक इंजीनियर की ज्यादा प्रतिष्ठा है और जो ओनर है उसकी प्रतिष्ठा, जो मजदूर है उसकी प्रतिष्ठा इन दोनों की तुलना में कम है। जिन्हें विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, आपने उद्यम के स्वामी और चालक है, उन्हें स्वनियोजित कहा जाएगा। जिस बंदे की सीमेंट की दुकान है, जो हमने पहला व्यक्ति देखा, वो कैसा है, स्वनियोजित है, यानी कि अपना कुछ खोला हुआ है। इसी प्रकार सीमेंट की दुकान का स्वामी क्या हुआ, स्वनियोजित हुआ। भारत में लगभग आधा भारत में लगभग आधा श्रेणी इसी में आते हैं। निर्माण मजदूर अनियमित मजदूरी वाले श्रमिक कहलाते हैं। अब जो लोग इसमें लगे हैं, जो आपके निर्माण कार्य में लगे, वो कैसे हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं। ठीक, ये भारत की श्रमिक शक्ति का 25% है। ऐसा ही मजदूर अन्य लोगों की खेतों में अनियमित रूप से कार्य करते हैं, उन्हें बदले में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। निर्माण कंपनी अभियंता के रूप में काम करती है। ये मात्र आपका 23% ही है। जब किसी श्रमिकों को कोई व्यक्ति या उद्यम नियोजित के रूप में कार्य रखता है तो उसे मजदूरी वेतन देता है। वहीं श्रमिक नियमित वेतन भोगी कर्मचारी कहलाता है। ये तो 6.1 को ध्यान से देखिए, इससे पता चलता है कि भारत में पुरुष और महिला श्रमिकों के 50% से अधिक तो स्वनियोजित में ही आते हैं। अतः स्वरोजगार की देश की आजीविका का सबसे प्रमुख स्रोत है। अनियमित मजदूर कार्य पुरुष और महिलाओं के लिए रोजगार के दूसरा प्रमुख स्रोत है। इस अनियमित रोजगार में महिलाओं का अंश 24% है, पुरुषों से अधिक पाया गया है। नियमित वेतनभोगी रोजगारधारियों में पुरुष और महिला दोनों ही अधिक अनुपात में हैं। देश में 23% नियोजित वेतनभोगी हैं। इस वर्ग में 21% महिलाएं, पुरुष और महिला दोनों ही काम करते हैं। कैसे हैं, पुरुष और महिला दोनों ही काम करते हैं। तो आपको पता लगेगा कैसे नियोजित हैं, कैसे अनियोजित हैं। तो सबसे पहले चार्ट देखिए, 6.1 का जिक्र किया गया है। पुरुष श्रमिक, महिला श्रमिक, नियमित वेतनभोगी, इस तरीके से स्वनियोजित आकार। एक बार गौर करिए, फिर हम आगे बढ़े। चलिए देख लिया, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये अनियोजित श्रम है, जो ईंट को बना रहे हैं, तो काम करते हैं, ये अनियोजित श्रमिक है। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, अनियोजित श्रमिक। देख लिया, अब देखिए, तो लोग अनियमित हैं। अब देखिए, जो लोग, ये आपकी महिला कारीगर है और ये किसी अगर फैक्ट्री में काम कर रही है। फैक्ट्री में दो प्रकार के मजदूर होते हैं। एक होते हैं नियोजित, जो उनका निश्चित वेतन होता है, निश्चित काम करने के घंटे होते हैं, साप्ताहिक छुट्टी होती है, उनका पीएफ करता है, क्लियर है, उनका एक प्रोविडेंट फंड करता है, उनको हेल्थ चीजें होती हैं। तो इस तरीके से भी लोग काम करते हैं। और वेतनभोगी कर्मचारी इत्यादि को हम देख सकते हैं। महिला कितने परसेंट है, पुरुष कितने परसेंट है, और किस तरीके से वो रोजगार सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक, यदि ग्रामीण और शहरी बल के वितरण की तुलना करें तो चार्ट 6.2 के अनुसार हम ज्ञात होगा, अभी हम सबसे ऊपर देखा था महिला और पुरुष वाला जो पहला चार्ट देख रहे थे, ज्ञात होगा कि अनियमित मजदूरी पाने वाले श्रमिक स्वनियोजित और ग्रामीण क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है। यानी कि अनियमित मजदूरों की संख्या ज्यादा है, चाहे वो आपका नियोजित से हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी में रोजगार पाने वाले से हो। शहरी में नियोजित और अनियमित वेतन वाले मजदूरों की संख्या भी अधिक है। अब देखिए, लोगों ने अपना काम भी किया हुआ है और रोजगार की संख्या में भी ये सारी चीजें अधिक है। गांव में अधिकांश ग्रामीण अपनी जमीन के टुकड़ों पर निर्भर हैं, जो स्वतंत्रता रूप से ही खेती करते हैं। अतः स्वनियोजित की भागीदारी अधिक है। यानी जो स्वनियोजित लोग हैं, उनका जो पार्टनरशिप है, जो उनकी हीलिंग है, वो कैसी है, वो आपकी ज्यादा है। शहरी क्षेत्रों में काम का स्वरूप अलग होता है। यानी जो शहरी क्षेत्र है, उसका जो स्ट्रक्चर है, स्वरूप है। अब अगर आप खेत में कोई श्रमिक है,
खेतीहर श्रमिक कैसा है, वो फसल है कि बिजाई, कटाई, बुआई, इन सब चीजों में ही वो अपनी श्रम सेवा देता है। हर व्यक्ति कारखाना, दुकान, कार्यालय का संचालन नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शहरी उद्योगों को नियोजित रूप से श्रमिकों की आवश्यकता कैसी होती है, नियोजित रूप से एक ऐसी होती है कि भैया एक नियोजित हो, उसी के अनुसार ये सारी चीजें हो, उसी के अनुसार वो काम करने की, इन सब चीजों के बारे में आपका आ जाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्म, कारखाने और कार्यालयों में रोजगार। कुछ लोगों ने फर्म है लोगों की, कहीं कारखाने हैं और कहीं कार्यस्थलों पर रोजगार है, उनकी स्थिति क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं और विचार। देश की आर्थिक विकास में श्रमिक शक्ति का कृषि का तथा अन्य क्रियाकलापों से योगदान और सेवा में प्रभाव होता है। इसी प्रक्रिया में मजदूर ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर बात का प्रवसन करते हैं। धीरे धीरे उद्योग भी सकल रोजगार में अपना अंश खोने की सेवा क्षेत्र में बहुत तीव्र दर से विस्तार होने लगा। श्रम शक्ति का कार्य अनुसार में उद्योग बर वितरण से रोजगार का स्वरूप नियमित रूप से सहजी सामान्यतः आर्थिक क्रियाओं में 8 विभिन्न क्रियाओं में और 8 विभिन्न औद्योगिक वर्ग विभाजित करते हैं। कौन कौन से 8 वर्ग हैं? पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है खनन, उत्खनन, तीसरा है विनिर्माण, चौथा है विद्युत और गैस। तो पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा माइनिंग है और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण सॉरी, और गैस का है, और 4 5 में है मतलब आपका निर्माण कार्य, बिल्डिंग वगैरह बनती है। फिर वाणिज्यिक है, 6 में परिवहन है, हाँ सॉरी 7 में परिवहन है और 8 में है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जो है वो आपका एक बहुत होल नंबर है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आपका सर्विसेज के अंतर्गत इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, कह रहे हैं सरलता के लिए सभी कार्य उपयुक्त व्यक्ति के 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ प्राइमरी सेक्टर के क्षेत्र हैं जिसमें क्या आता है, और कुछ आपके हाँ कुछ सम्मिलित हैं, कुछ आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं जिसमें ख और ग सम्मिलित है और डे भी सम्मिलित है। कुछ आपका आपके सर्विस क्षेत्र के लोग आते हैं, इसमें 3 उपवर्ग हैं, ग घ ढ को रखा गया है। सारणी 6.2 में हम भारत में वर्ष 2017-18 में विभिन्न उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के विषय में जानकारी दे सकते हैं। भैया इस तरह की जानकारी कैसी है, इसको हम आपका देख सकते हैं। तो कौन कौन से आपके कोर इंडस्ट्री हैं, कैसे बहुताया है, आप इसको इसमें देख सकते हैं। चलिए, यहाँ आपको पता लगेगा कौन से सेक्टर सर्विसेज के हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, हम सारे कार्य बल को महिला, पुरुष, ग्रामीण और आपके नियोजित अनियोजित सर्विस सेक्टर में कितने लोग लगे देख चुके हैं। फिलहाल आज के